नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। जी हां, अवैध खनन ऑन और अधिकारी मौन। बात इसी मुद्दे पर होगी, किस तरह से हरियाणा की अगर बात करें तो यहां पर अवैध खनन का जो खेल है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ सवाल हैं और इन सवालों पर बात करने की जरूरत भी है। सवाल यह है कि हरियाणा में खनन माफियाओं का संरक्षक आखिरकार है कौन? किसकी शह पर पूरे हरियाणा में अवैध खनन चल रहा है और अवैध खनन रोकने में क्यों प्रशासन मुश्किल में नजर आ रहा है? क्या जानबूझकर अवैध खनन रोका नहीं जा रहा? और क्या अवैध खनन पर शिकंजा कसना इतना मुश्किल हो गया है कि ये जो खेल है वो बदस्तूर चल रहा है? इन्हीं कुछ सवालों पर आज चर्चा भी करेंगे। मगर सवाल यह है कि क्यों आखिरकार ये अवैध खनन का जो खेल है वो लगातार जारी है। यमुनानगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यमुनानगर में अवैध माइनिंग का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए खनन विभाग की तरफ से टीमें जो हैं वो 24 घंटे मुस्तैद नजर आती हैं, बावजूद इसके खनन माफिया मौका देखकर माइनिंग कर ही लेते हैं। ऐसी ही एक ताजा तस्वीर हरियाणा न्यूज के कैमरे में कैद हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने, जब जगाधरी के जयधरी गांव में जेसीबी मशीन से अवैध माइनिंग किया जा रहा था और साथ ही डंपर में किस तरह से जो अवैध माइनिंग का मलबा है या फिर कहेंगे कि जो रेता है या बजरी है उसे भरा जा रहा है। हालांकि कैमरा देखकर डंपर और जेसीबी के जो ड्राइवर थे वो भाग निकले, लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार क्यों खुलेआम यह अवैध माइनिंग का काम चल रहा है। वहीं जब इस बारे में जिला उपायुक्त से बात की गई तो उनका यह कहना था कि अवैध खनन को रोकने के लिए विभाग की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन धरातल पर अधिकारियों के जो दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। क्योंकि ये तस्वीरें यमुनानगर से सामने आई हैं, किस तरह से अवैध खनन का काम चल रहा है, डंपर में किस तरह से बजरी और रेता की अगर बात की जाए उसे भरा जा रहा है। और जब आपको बता दें कि हरियाणा न्यूज की तरफ से पूछा गया कि क्यों इस तरह से ये अवैध खनन लगातार चल रहा है, तो फिर जो ड्राइवर थे वो निकल भागे। देखिए, इसमें जो हमारी माइनिंग विभाग है वो इस पे समय समय पे जो है कार्रवाई करती रहती है और पीछे भी जो है नियमित रूप से चेकिंग जो है एसडीएम्स की टीम से भी की थी और आगे भी जो है रेगुलर चेकिंग्स वो करते रहे। यमुनानगर की तस्वीरें आपको बता दें, जगाधरी के एक गांव की ये तस्वीर है जहां पर कि अवैध खनन का जो खेल है वो चल रहा था। और जैसे ही हरियाणा न्यूज का कैमरा यहां पर पहुंचा तो फिर जो चालक और परिचालक थे डंपर के वो वहां से भाग निकले। किस तरह से जेसीबी मशीन के जरिए यहां पर अवैध काम चल रहा है आप देख सकते हैं, और किस तरह से यहां पर लगातार अवैध खनन का जो खेल है वो बदस्तूर जारी है। तो इन्हीं सभी सवालों की बात करेंगे, इन्हीं सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों यह अवैध खनन का जो खेल है वो बदस्तूर जारी है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़े रहेंगे बीजेपी से, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर आपके पास ही आना चाहूंगा सत्यव्रत जी, अवैध खनन को लेकर हम देख रहे हैं कि चाहे सड़क की बात कर लीजिए या फिर सदन की बात कर लीजिए, मॉनसून सत्र में भी ये मुद्दा बड़ी जोर शोर से गूंजा था और किस तरह से आपकी तरफ से जवाब भी दिया गया था। बावजूद इसके ये अवैध खनन कहीं ना कहीं से तस्वीरें सामने आ जाती हैं। क्यों आखिरकार इस पर शिकंजा पूरी तरह से नहीं कसा जा रहा? देखिए, ये एक ऐसा चोरी का मामला है जी और चोरी जब करता है कोई व्यक्ति तो आंख मिचौनी उसके साथ वो होती है जी लेकिन चोरी का संरक्षण करना किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा या राजनीतिक क्षेत्र के द्वारा, जी तब फिर उसके ऊपर शिकंजा कसना एक जरूरी होता है और वो है भी। मुझे आप नहीं लगता कि हरियाणा में पिछले दिनों से कुछ कार्य योजनाओं को लागू करने के बाद इस प्रकार की जो व्यापक तौर के ऊपर होता था, चाहे उसको राजनीतिक संरक्षण कहें या प्रशासनिक लापरवाही कहें, जो उचित दूरी के ऊपर रहकर उनको काम करना चाहिए था, नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब पिछले दिनों से इसके ऊपर काफी शिकंजा कसा गया है और छिटपुट जो चोरी की है, आगे पीछे आंख में चोनी से जो करते हैं वो उस पर भी पूरी तरह पाबंदी हो और एक जिम्मेवारी फिक्स हो कि किस एरिया के अंदर किसकी जिम्मेवारी थी जहां अवैध खनन हुआ। तो सरकार एक बड़ी व्यापक एक कार्य योजना और उसके एक विशेष रूप से
इसके ऊपर एक कार्यबल की योजना बना रही है, जिससे कि बाकी सब जगह जैसे शांति हुई है तो इस क्षेत्र पर भी सरकार का नियंत्रण और अवैध प्रकार के जो काम होते हैं उन ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगे। हमारे यहाँ ऐसे कई ऐसे सेक्टर थे, बिजली विभाग एक ऐसा ही सेक्टर था, लेकिन उसके ऊपर एक व्यापक कार्य योजना और पूरी ताकत के साथ लगे तो अब वो एक सिस्टम ढलने पर है। इसी प्रकार एक व्यापक लंबे समय से अवैध खनन जो है उसके ऊपर बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए छुटपुट नहीं बल्कि एक व्यापक कार्य योजना की आवश्यकता और एक कार्यदल की आवश्यकता है जिस पर सरकार काम कर रही है। तो जल्दी उसका परिणाम हम सबके सामने आएगा और बाकी जैसे सब चीजें ठीक हुई है, अवैध खनन भी निश्चित रूप से कंट्रोल ही नहीं बल्कि पूर्णतः प्रतिबंध होता दिखाई देगा। जी चलिए, वेद प्रकाश जी क्या कहेंगे आप? अवैध खनन को लेकर आपने बात की जाए तो आपने सदन में भी बहुत हो हल्ला किया था और इसके अलावा हमने पिछले कुछ समय में कुछ ऐसे नतीजे देखे हैं इस अवैध खनन की वजह से जो वाकई में हिलाकर रख देते हैं। क्या कहेंगे आप कि इस तरह का जो खेल है अवैध खनन का वो रोकने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन रुक नहीं पा रहा है? लगता है कि सरकार की तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही है, हास्यास्पद बात है। विगत 8 सालों से सरकार यही रटा रटाया जवाब देते हैं, यही रटा रटाई बात भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि ये तो अवैध खनन नहीं छुटपुट चोरी है। अब जब ये अवैध खनन जो सुसंगठित ढंग से, ऑर्गेनाइज ढंग से, जेसीबी के माध्यम से, जो आप रेत और बजरी की बात कर रहे हैं, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत का जो एरिया है जहाँ का मुख्यमंत्री जी का खुद का निर्वाचन क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र में सुसंगठित ढंग से ये खनन कार्य अवैध हो रहा है। एसडीएम पर गोली चल चुकी है, वहाँ जो खनन अधिकारी हैं उन पर गोलियां चल चुकी हैं, तहसीलदार पर गोलियां चल चुकी हैं और आए दिन जो भी रोकने जाता है उसको पीटा जाता है और फिर भी भाजपा के साथी इसको अवैध खनन मानने को तैयार नहीं। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात तो मैं आपको मेवात वाला बताऊंगा। मेवात में डीएसपी की हत्या हुई, लंबे चौड़े दमगज्जे ठोके गए, पुलिस भेजी गई। आप आज जाकर देख लें मेवात में वो अवैध खनन पत्थर का बदस्तूर जारी है, नहीं रुका। शास्त्री जी बोल रहे थे विधानसभा में इनके ही क्षेत्र के नांगल चौधरी के विधायक ने, जहां से शास्त्री जी जिला हेडक्वार्टर पर रहते हैं, वहां उन्होंने कहा अवैध खनन हो रहा है, इनके क्षेत्र में हो रहा है। और अवैध खनन केवल इस तरह ही नहीं हो रहा, जिन्होंने लीज भी ले रखी है वो भी अवैध खनन कर रहे हैं। जो लीज का क्षेत्र है उससे ज्यादा अवैध खनन कर रहे हैं उस क्षेत्र में, जितनी गहराई तक खनन करना चाहिए उससे ज्यादा कर रहे हैं। और ये तीनों उदाहरण नांगल चौधरी के विधायक जो भाजपा के हैं अभय सिंह यादव, उसने मानसून सत्र में ही सरकार के सामने शास्त्री जी के क्षेत्र के ही बताए और फिर भी दावा किया जा रहा है कि छुटपुट है। भाई छुटपुट खनन नहीं है, पिछले 8 सालों से बड़े संगठित आधार पर सुनियोजित ढंग से ये खनन हो रहा है और सरकार के संरक्षण में हो रहा है। और ये दावा करना कि छुटपुट है गलत बात है। कांग्रेस के जमाने में खनन कार्य बंद था, कुछ थोड़े क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति थी, भाजपा सरकार आने के बाद अनुमति बढ़ी और जिस अनुमति के साथ बढ़ी है उसी अनुपात में अवैध खनन ज्यादा बढ़ा है। और मैं आपको इसका उदाहरण बता दिया कि भाई डीएसपी की हत्या से बड़ा तो कोई मामला नहीं हो सकता। जब हत्या होने के बाद भी अवैध खनन हो सकता है और आज भी हो रहा है, उन्हीं क्षेत्रों में हो रहा है, तो आप सहज अनुमान लगा लें कि अवैध खनन की क्या स्थिति होगी। इसमें सरकार के लोग सम्मिलित हैं और बिना प्रशासन के लोग सम्मिलित हैं, पुलिस सम्मिलित है, खनन विभाग सम्मिलित है। कोई एक व्यक्ति के कहने से नहीं होता। और खनन से भरे हुए जो माल होता है वो सड़कों पर दौड़ता है कि कोई ये तो है नहीं कि वो जंगलों से निकल जाता है, हाईवे पे आता है, टोल नाकों पे आता है, सबके सामने धड़ाधड़ निकलता है, सबको पता है कि भाई अवैध खनन का ट्रक जा रहा।
ठीक है। कहाँ सत्यव्रत चोरी जी, हो रही है? सत्यव्रत जी आप कह रहे हैं कि एक कार्य योजना तैयार की जा रही है और इस कार्य योजना के परिणाम भी जब आएंगे तो देखने को आपको मिलेगा कि कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अधिकारी अपनी तरफ से, प्रशासनिक लेवल की अगर मैं बात करूं, तो वो कोशिश करते हैं तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, चाहे वो आप नूह वाली बात कर लें या फिर जिस तरह से हम देखते हैं कि लगातार खनन माफियाओं की तरफ से किस तरह से हमले किए जाते हैं। अगर प्रशासनिक कोई टीम पहुंचती है तो ऐसे में क्या कहें, जो कार्य योजना है उसको आप किस तरह से तैयार कर रहे हैं और क्या उसके परिणाम जो हैं उसके लिए हमें और ज्यादा अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा? देखिए विनय जी, पहले तो यह समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के समय जो माइनिंग बंद थी उसके राजनीतिक कारण थे। अपने राजस्थान के मित्रों को अधिक लाभ देना था, इसलिए हरियाणा की खनन बंद कर दिया। खनन बंद था ये नहीं है, कानूनी बंद था, सरकार को पैसा नहीं आता था, लेकिन फिर भी अवैध खनन होता था। हरियाणा की वर्तमान सरकार ने केंद्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस बात को तय किया कि चोरी होती है, उससे अच्छा है कि हम इसको खनन को नियमित करें। और उसके बाद में आप देखिए खनन से जो राजस्व मिल रहा है वो निरंतर मिल रहा है। अब विषय यह आता है कि सरकार, राजनेता और कौन लोग इसके ऊपर काम करते हैं। मैं विद्रोही जी की बातों को आधार मानकर प्रश्न कर रहा हूं और उसका उत्तर दे रहा हूं। यदि राजनीतिक रूप से संरक्षण प्राप्त होता तो अभय सिंह जी आवाज नहीं उठाते, क्योंकि यदि वो करते तो वो अपनी बात को क्यों पोल खोलते। एक बात, यदि प्रशासनिक स्तर पर इसके साठगांठ होती तो क्यों डीएसपी की हत्या होती, क्यों एसडीएम की गोली लगती चलती उस पर। तो इसका मतलब कि यदि प्रशासनिक को इशारा होता पॉलिटिकल लोगों का, तो न तो पॉलिटिकल लोग बोलते और न प्रशासनिक अधिकारी ऐसे मौके पर जाते जिनको जान से हाथ धोना पड़े या जान संकट में डालना पड़े। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ, ये दोनों चीजें नहीं है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भी नहीं है और प्रशासनिक साठगांठ भी नहीं है। अब तीसरी बात आती है कि आपराधिक तत्व के लोग जो हैं इस काम में लगे हैं, जिनके ऊपर अंकुश जरूरी है। ये निश्चित है कि इस खनन के अंदर जो नियमित खनन चल रहा है उससे सरकार को राजस्व भी मिल रहा है और काम भी चल रहे हैं। लेकिन इसी के आड़ में कुछ तत्व ऐसे हैं जो अवैध खनन को अंजाम देते हैं, उन पर पहचान करके उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। लेकिन ये बैड एलिमेंट्स जो होते हैं वो किसी के नहीं होते, क्योंकि यदि प्रशासन और सरकार के लोगों ने खनन को पट्टे पर दिया है, उससे राजस्व मिल रहा है, तो वहां से तो नहीं मिल रहा जो अवैध कर रहा है। तो वो जो पट्टाधारी है या जो खनन कर रहा है जिसके पास लाइसेंस है, उसको भी सुरक्षा देना सरकार का काम है। तो ये कहना कि सरकार के साथ पर या प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार का गठजोड़ करके ये हो रहा है, ये मानिए कि, और हम मान रहे हैं कि अवैध खनन है, लेकिन ये सरकार और प्रशासन के संरक्षण में नहीं, ये आपराधिक तत्वों के संरक्षण में है, जिन पर अंकुश लगाना जरूरी है और उसके ऊपर समय समय पर बड़ी कार्रवाई करके अंकुश हो भी रहा है। लेकिन एक संगठित रूप से और एक व्यापक कार्य योजना सरकार के स्तर पर हर जगह एक रूप में एसआईटी की तरह काम करने वाली हो, इसके ऊपर सरकार योजना बना रही है, जिसका परिणाम आप सबको रोज जल्दी मिलेगा। और जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, मैं आऊंगा विद्रोही जी आपके पास, वहां पे जो धरातल पर हालात क्या हैं उनको जानना और ज्यादा जरूरी हो जाता है और हमारे संवाददाता वहां पर लगातार नजर बनाए रखते हैं इन चीजों पर। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, एक बार बताइए कि जब आपने वहां पर देखा तो किस तरह से ये जो अवैध खनन का खेल था वो चल रहा था वहां पर, क्योंकि हमें भी और ज्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरी चीज ये मैं जानना चाह रहा था कि जब आप वहां पर पहुंचे तो क्या असल में चल रहा था और कैसे वहां पर जो अधिकारी थे, जब आपने उनसे सवाल किया, उनके ऑफिस जाकर सवाल किया, तो उन्होंने मौन धारण कर लिया। जी विनय, आपको बता दूं कि जब हम जो है जैदरी के पास पहुंचे तो वहां पर है सड़क के किनारे ही साथ में बिल्कुल जो है एक जेसीबी जो है माइनिंग कर रही थी और एक डंपर में भर रही थी। जी, हालांकि डंपर जो है ज्यादा उन्होंने कैमरे में कैद होने की वजह से डंपर तुरंत खाली किया और वे जो है तुरंत जो है डंपर को लेकर भागने लगे। वहीं जब इस बारे में अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की गई तो पता लगा कि अधिकारी के पास अम्बाला गांधी कार्ड है, जिसके चलते वो जो है सब जो है यमुनानगर में मौजूद नहीं थे। वहीं इस बारे में जिला उपायुक्त महोदय से बात हुई थी तो उनका कहना था कि अभी स्टाफ की कमी होने की वजह से जो है अवैध खनन का केस जो है
सकता है जारी है, लेकिन इसके लिए जो है कमेटी गठित की जा रही है और जल्द ही जो है अवैध खनन का जो इक्का दुक्का खेल है उस पर काबू कर लिया जाएगा। ठीक है वेद प्रकाश जी, एक अगर मुझे जहां तक मुझे याद है, अभी मॉनसून सत्र की हम बात कर लें तो खुद अगर बात की जाए अनिल विज जी की तरफ से, जो कि गृह मंत्री हैं प्रदेश के, उनकी तरफ से कहा गया था कि सख्त कार्रवाई की जा रही है और की जाती रहेगी। और ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं या फिर जितने ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए उजागर हो रहे हैं। कांग्रेस के समय की अगर बात करें, जैसा कि आप भी कह रहे थे, कुछ समय कुछ जगहों पर ऐसा था कि हाँ वहां पर चल रहा था काम, लेकिन उस समय राजस्व की भी उन्होंने आंकड़े पेश किए अनिल विज की तरफ से, और साथ ही उन्होंने कार्रवाई के आंकड़े भी पेश किए। और कार्रवाई के जो आंकड़े पेश किए गए उसकी वजह यही वजह बताई थी कि हम काम कर रहे हैं, इस वजह से ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं। विनय जी, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खनन बंद था तो राजस्व किस बात का मिलेगा? मुझे तो आश्चर्य होता है उन लोगों पर, चाहे वो बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो विश्लेषक हैं या सरकार में बैठे हैं। जब खनन हो ही नहीं रहा था तो राजस्व कहां से आएगा? तो ये राजस्व की तुलना करना ही बेवकूफी है, यही तथ्यों से भागना है, सच से मुंह छिपाना है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, काफी लंबे समय से चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि भाई किन क्षेत्रों के अंदर खनन को अनुमति देनी है, किन को नहीं देनी है। ये कांग्रेस के जमाने से ही सुनवाई चल रही थी। अब वो संयोग से भाजपा के राज के अंदर सुनवाई आते आते उन्होंने कुछ क्षेत्रों के अंदर अनुमति दे दी। ये भाजपा वाले साथी कह रहे हैं हमने करवा लिया, तो ये असत्य बोलते हैं, पूरी इनको जानकारी नहीं है। और इनको ये कह रहे हैं अवैध खनन नहीं हो रहा। मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ शास्त्री जी। नहीं, उन्होंने कहा है कि खनन कुछ जगहों पे है, ऐसा हो रहा है, ऐसी बात नहीं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आप नहीं सुनना चाहते? नहीं सर, बोलिए, आप बोलिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या चुनौती दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जो पट्टे सरकार ने दे रखे हैं लीज, मैं चुनौती देता हूँ सरकार को, उन क्षेत्रों की पैमाइश करवा लो कि जो जितने वर्ग क्षेत्र में आपने लीज का पट्टा दे रखा है खननदारी को विधिवत रूप से, क्या उससे ज्यादा उस क्षेत्र में खनन हो रहा है, नहीं हो रहा है? और जिस मात्रा के अंदर आपने गहराई का खड्डा खोदने का खनन का पट्टा दे रखा है, उससे ज्यादा गहराई का खड्डा खुद रहा है, नहीं खुद रहा है? इन दो बातों की जांच कर लो, मैं चुनौती देता हूं। और क्या ये बिना प्रशासन और सरकार की मिलीभगत के संभव है कि आपको पट्टा मिला है 100 एकड़ का, आप खनन कर रहे हैं 150 एकड़ में, आपको गहराई का पट्टा मिला है 25 फुट का, आप पहुंच रहे हैं 50 फुट में? क्या बात कर रहे हैं? इससे 20 लोग मर चुके हैं इस अवैध खनन की वजह से। अवैध खनन कौन सा अवैध खनन? जो पट्टा दे रखा है सरकार ने, जो लीज दे रखी है, उसके अंदर अवैध खनन में 20 लोग मर चुके हैं पिछले 3 साल में ही, जो इस हरियाणा सरकार ने पट्टे दे रखे हैं। तो ये कहना कि अवैध खनन नहीं हो रहा है, ये तथ्यों से भागना है। और यही बात मैंने बताया कि इनके विधायक ने उठाई थी कि जो नांगल चौधरी क्षेत्र में सरकार ने पट्टा दे रखा है, उससे ज्यादा क्षेत्र में खुदाई हो रही है, और जो जितनी गहराई का है उससे ज्यादा खोदा जा रहा है, और उसकी समस्या पानी की हो रही है लोगों को। और जो वो मार्ग खोद कर निकालते हैं वो पंचायत की जमीन पर लोगों के खेतों में या रास्तों में डालते हैं। तो ये समस्या केवल मात्र अवैध खनन की वही नहीं है जिन पर लीज नहीं है, ये वहां भी हो रहा है जहां लीज दे रखी है। और ये जो शास्त्री जी कह रहे थे अधिकारियों की हत्याएं क्यों होती, झगड़े क्यों होते, शास्त्री जी जो खनन माफिया में भी आपस की लड़ाई है। आपने खनन ले रखा है विधिवत लीज, जो दूसरा खनन माफिया है वो पास के क्षेत्र के अंदर अवैध खनन करता है। वो दोनों अधिकारियों को पैसे देते हैं, सरकार पे दबाव डलवाते हैं कि जाओ भाई छापे मारो। चलिए ले लेते हैं जवाब, उनसे ले लेते हैं। ठीक है विद्रोही जी, जवाब ले लेते हैं। सत्यव्रत जी क्या कहेंगे? जो बातें यहाँ पर कही जा रही है विद्रोही जी की तरफ से, एक चुनौती भी दी जा रही है कि किस तरह से खुदाई को लेकर भी जो तमाम पैमाने हैं उनको पार किया जा रहा है। देखिए, ये केवल बनावटी बातें हैं। इन बनावटी बातों से केवल भाषण देने से बात नहीं होती। जब भी कहीं किसी प्रकार की अवैध की सूचना आती है, सरकार उस पर कार्रवाई करती है। और अभी इसके ऊपर कुछ कमेटियों का गठन किया हुआ भी है। डाडिप के क्षेत्र में जो घटना हुई उसके बाद में, और अलग अलग घटना अलग अलग एंगल से जांच करने के लिए 3 कमेटियां का गठन किया हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार क्यों, लेकिन अपराधी सदा रहते हैं, चोर सदा रहते हैं, बैड एलिमेंट सदा रहते हैं, उनके ऊपर अंकुश के लिए सदा प्रयास है। विद्रोही जी कह सकते हैं कि
हुड्डा सरकार में 10 साल के अंदर सजा, यहाँ पे रामराज था, किसी प्रकार की कोई चोरी हेरा फेरी और छिना चोरी नहीं हुई। कहीं भी रोडों के ऊपर गया समान विकास का आप कह सकते हैं क्या? एक भी व्यक्ति इस बात की गारंटी नहीं दे सकता इस देश के अंदर कि मेरे शासन के दौरान किसी प्रकार का अवैध काम नहीं हुआ, और किसी प्रकार का कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि इसका बाद में आगे नहीं होगा। ये मानवीय प्रकृति के आधार के ऊपर चलने वाली चीजें हैं। कानून अपना काम करता है, सत्ता में बैठे लोग अपना काम करते हैं, लेकिन बैड एलिमेंट्स फिर भी रहते हैं और उनके ऊपर सदा सतत प्रयास करके और उनको दंडित करने का काम लगातार रहता है। चोर की घटनाएं इसीलिए पकड़ी जाती है कि उस पर चौकीदारा होता है, उन पर दंड इसीलिए होता है कि वहां चोरी पकड़ी गई है। यदि कोई डीएसपी की हत्या हुई है तो इसीलिए हुई है कि वो अवैध खनन को रोकने के लिए गया था। यदि साठगांठ होती और हुड्डा साहब की सरकार की तरह जिस प्रकार के बंदरबाट भाईचारे की बात होती तो न तो एसपी जाता, न पुलिस जाती, न डीसी जाता, न खनन जाता, न अखबार जाता। जो संगठित उसको कहते हैं, जो आप न पेपर पर आती, न फील्ड पर आती, न मीडिया में आती, वो होता है संगठित। जब जिस विषय को लेकर मीडिया में चर्चा हो रही है, जिस विषय को लेकर कमेटियां बन रही हैं, जिस विषय को लेकर एफआईआर हो रही है, जिस विषय को लेकर कार्रवाई हो रही है और प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, आप कैसे कहेंगे कि यह संगठित अपराध है? संगठित अपराध की संज्ञा समझिए आप। और जहां तक आप विस्तार की बात है तो विस्तार के नियमों को यदि उन्होंने चैलेंज कर रखा होगा, और मैं कहता हूं कि चलिए कहा चलते हैं और एक लेकर चले ट्यूब, एक टीम लेकर चलिए, मीडिया भी साथ हो, आप भी साथ हो, हम भी साथ हो, और फिर देखें नेप लेकर रखे कहाँ गड़बड़ हो रही है, और जो गड़बड़ हो रही है तो उस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही। बात इस बात की रहती है कि गड़बड़ हो रही है, लेकिन गड़बड़ के प्रति आंख मींची जा रही हो, गड़बड़ के ऊपर मुंह फेरा जा रहा हो, तब मानते हैं कि हाँ ये एक साठगांठ का मामला है। जब कार्रवाइयां होती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, उनको दंडित किया जाता है तो इसका मतलब कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन अपराधी की संख्या, क्योंकि वो मोटे मोटे जो बना गए थे अपराधियों को कांग्रेस के सरकार के अंदर, वो अपने धनबल से और अपने एंगो से चल रहे हैं। उन पर कुछ लग रहा है, कुछ लग चुका है, कुछ बाकी छिटपटाहट जो कर रहे हैं उन पर समय के साथ लग जाएगा। ये निश्चित मानिए आप, सरकार के बीच बैठा कोई व्यक्ति इस प्रकार के गलत कामों के अंदर मिला नहीं हुआ। ठीक है, समय की कमी है। विद्रोही जी, लास्ट रिएक्शन आपसे। मैं कह रहा हूं पिछले 1.5 साल के अंदर डाडम में ही 2 बार पहाड़ खिसका है, और सरकार का लीज का पहाड़ है। शास्त्री जी गपोड़े मार रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। जब पहली बार हुआ तब ये साबित हुआ कि ज्यादा खुदाई करने से पहाड़ खिसका, और जिस लीज होल्डर को जिस क्षेत्र के अंदर पहाड़ की खुदाई करने से रोका गया, उसी क्षेत्र के अंदर दोबारा खुदाई हुई और उसी क्षेत्र के अंदर दोबारा पहाड़ का उसमें आदमी मरे। अब ये कैसे कह रहे हैं कि मैं के नाम से मैं असत्य बोल रहा हूँ? इनकी कमेटियां कहाँ चली गई थी? नहीं, वो पहले भी उसी क्षेत्र में कमेटी बैठी थी। विद्रोही जी कह तो रहे हैं वो कि साथ में चलिए देख लेते हैं फिर क्या चल रहा है, बैठे कर रहे नहीं होती तो बार बार उसी क्षेत्र के अंदर कैसे खुदाई होती जो लीज का क्षेत्र है? मैं लीज की बात कर रहा हूँ, जो सरकार ने विधिवत पट्टी में दे रखा है। मैं पूछ रहा हूँ वेद प्रकाश जी, रेवाड़ी में आपने चोरी के लाइसेंस दे रखे हैं? किसी सरकार ने? चोरियां बार बार क्यों होती है? मेरे पास समय कम है सर, मैं आपसे आखिरी रिएक्शन मांग रहा हूँ। सदा रहते हैं, बेहतर है कि हम अपराधियों पर अंकुश भी लगना जरूरी होता है, और ठीक है विद्रोही जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा है, और इस मुद्दे पर बेहतर है कि अब एक बहस ऐसी हो जिससे कि कुछ निष्कर्ष निकल पाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरे पास समय की कमी है सर, माफ कीजिएगा। सत्यव्रत शास्त्री जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, साथ ही विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े, और साथ ही सुनील हमारे संवाददाता जिन्होंने